हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? बहुत आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाई कोर्ट्स। और हम हाई कोर्ट्स के बारे में, उसके क्या संरचना होती है, उसकी क्या शक्तियां हैं और उनके संबंध में अन्य जो प्रोविजंस हैं, इस संबंध में परीक्षा योग्य चीजें हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 214 से लेकर 231 तक संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के संबंध में प्रावधान है। यह जो भाग कौन सा है, भाग है 6। भाग 6 में ये प्रावधान है। जहां राज्य के बारे में प्रावधान है, वहां पर ही कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में भी प्रावधान है। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें हाई कोर्ट का, तो भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले, आधुनिक समय में ब्रिटिश काल में हाई कोर्ट सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे। मुंबई, तब बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई, ये कह सकते हैं, या बॉम्बे कहिए, बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, और कलकत्ता जिसे कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट 1862 में बने थे। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर आगे चल के 1866 में बना इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। तो इस तरह से प्रारंभ के 3-4 हाई कोर्ट ये थे। और उसके बाद देखेंगे कि हम आज वर्तमान में अगर देखें तो पूरा 25 जो है हाई कोर्ट्स हमारे देश में हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं। ज़्यादातर, जैसे ये पहले ही इसमें लिखा गया है आर्टिकल में, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हर राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट है। ज़्यादातर राज्यों का अपना हाई कोर्ट है, लेकिन 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं। पहला हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट। उसके अंतर्गत गोवा, मुंबई 2 राज्य आते हैं। दूसरा हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसके अंदर 4 राज्य आते हैं। और तीसरा हाई कोर्ट है जो है वो पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा 2 राज्य आते हैं। इन 3 हाई कोर्ट्स को छोड़कर सारे हाई कोर्ट में एक ही राज्य आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसमें एक राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। एक तथ्य और जान लीजिए, ये तथ्य मैंने बाद में लिखा है, लेकिन शुरुआत में जान लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। एक तथ्य ये जान लीजिए, जैसे यहाँ पर है 62 में सेट ऑफ बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट, अच्छा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। और केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है। यहाँ देखिए, दिल्ली दिल्ली एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जिसका अपना भी हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। हालांकि वर्तमान में एक और ऐसी टेरिटरी बन गई है, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, दोनों को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट है। ठीक है। तो इस समय जो इसमें लिखा ओनली यूनियन, वो थोड़ा सा मैं लिख तो दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो इस समय एकमात्र यूनियन ये नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर भी यूटी ही है और उसका अपना हाई कोर्ट है। और उसके साथ साथ लद्दाख का भी हाई कोर्ट है। यानी कि एक ऐसा हाई कोर्ट है, J&K हाई कोर्ट, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी है, कोई राज्य नहीं है। इसके अलावा सारी यूनियन टेरिटरी किसी न किसी राज्यों के हाई कोर्ट में आती है। जैसे केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और जो ये है मुंबई हाई कोर्ट, उसके अंतर्गत दमन दीव और ये सारे आते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 3-4 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके अंतर्गत कोई न कोई यूनियन टेरिटरी भी आती है। ठीक है। जैसे पंजाब हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत भी चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। और मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत भी एक आपका
दादर नगर हवेली, ये सारा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंदर कुछ यूनियन टेरिटरी हैं। ज्यादातर हाई कोर्ट्स के पास अपना ज्यादातर राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट है, ये जान लीजिए। केवल 2-3 ऐसे राज्य हैं जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है, जैसे गोवा नहीं है। ठीक है, गोवा के अलावा आपके पास जो है हरियाणा पंजाब का एक तो है ही है, इसके अलावा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसी के अंतर्गत जो है वो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अन्यथा तो ये एक तथ्य जान लीजिए हाई कोर्ट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं संवैधानिक क्या प्रावधान है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो ये था कि हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट, इसको हटा देते हैं, ये पहला हाई कोर्ट क्या था कि ये हाई कोर्ट जो है पहला जो अनुच्छेद 214 में लिखा है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है हाई कोर्ट होगा। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों के पास अपना एक हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये चूंकि मैं थोड़ा आर्टिकल वाइज लिख दिया हूँ तो इसको मैं समझा तो रहूंगा, लेकिन इसको ये जो हाई कोर्ट टू बी रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये चीजें मैं आपको आगे इसकी शक्तियों बताऊंगा, लेकिन केवल इतना जान लीजिए अनुच्छेद 15 के तहत जो हाई कोर्ट होता है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, यानी कि उस अभिलेख न्यायालय होता है। हिंदी में कहा जाए तो अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय के 2-3 अर्थ है। पहला अर्थ ये है, मतलब 2-3 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता ये है कि उसके जितने भी निर्णय होंगे उसके अधीन सभी कोर्ट पर लागू होंगे, यानी कि जो निर्णय हाई कोर्ट का होगा वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होगा। वो निर्णय एज अ साक्ष्य, एज एविडेंस उसका उपयोग किया जा सकता है। और उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना के जो है कार्यवाही की जा सकती है। यानी कोर्ट क्या कर सकता है, उसके निर्णयों के खिलाफ कोई जाता है तो अवमानना, न्यायालय की अवमानना के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ये 2 अर्थ उसका होता है। क्या है पहला अर्थ कि वो अन्य कोर्ट, यानी इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में भी अगर कोई सिंगल बेंच है तो अगर डबल बेंच का फैसला है या फिर संवैधानिक बेंच का फैसला है तो वो उस पर भी लागू होगा। यानी कि हाई कोर्ट में भी जब उससे जितने कोर्ट जजों ने इस निर्णय को दिया हो उससे कम जज जब बैठते हैं तो कोर्ट पर भी वो निर्णय लागू होता है। उससे ज्यादा जब जज बैठेंगे तो उसके ऊपर ये निर्णय लागू नहीं होगा। तो पहला अर्थ ये है कि उसका निर्णय पूरी तरह से कानून बन जाता है। उस वे एक तो इसका साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग कहीं भी उसके अधीन न्यायालयों में या उस उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। दूसरी बात है कि न्यायालय के पास ये शक्तियां हैं कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था जो हाईकोर्ट के निर्णय का जो उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की नोटिस या कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ होता है, हमको आगे देखेंगे। 216 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट्स का जो गठन है वो कैसा होता है। हाई कोर्ट में गठन में महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट जो होता है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट का है कि इस समय 33 जज जो है वो क्लियर है कि 33 जज ही होंगे, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के बारे में जो राष्ट्रपति होता है, संसद होती है, वो क्या करता है, समय समय पर हाई कोर्ट का निर्धारित करती है अलग अलग। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें जजों की संख्या 160 है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे जज हैं, कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां संख्या 5 से 8 भी जज हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहां के जजों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 160 हो सकती है। तो जो हाई कोर्ट होता है उसमें एक जो है सीजे होता है, चीफ जस्टिस होता है, और कुछ जज होते हैं, उनको मिलकर हाई कोर्ट बनता है। और वो जज कितने होंगे ये संसद तय करती है, ठीक है। वो संसद तय करती है कि किस हाई कोर्ट में कितना जज होंगे, ठीक है। अब अगला है अनुच्छेद 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट में जज नियुक्त होंगे उनकी क्या योग्यता होगी। तो पहला तो ये जान लीजिए जज की योग्यता क्या क्या होगी। तो जज की पहली योग्यता होगी कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो इंडियन हो, ठीक है, इंडियन हो, पहला भारत का नागरिक हो। और इसके अलावा दो वैकल्पिक जो है इसके वो हैं, कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं कि 10 वर्ष तक, दूसरा क्या है 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक क्या हो, वकील रहा हो हाई कोर्ट या समकक्ष कोर्ट में, या 10 वर्ष तक, तीसरा है, या तीसरा ना कह सकते वैकल्पिक है, पहला तो अनिवार्य है, ये दूसरा और सारे वैकल्पिक हैं, ठीक है। या 10 वर्ष तक न्यायिक पदों पर रहा हो, जिला जज रहा हो या अन्य कोई जज ऐसा रहा हो, ठीक है। तो या 10 वर्ष तक न्यायिक पदों पे रहा हो या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, दोनों स्थिति में, या दोनों एक, ऐसा नहीं कि दोनों जरूरी है, दो में से कोई एक, ठीक है। या तीसरा जो है राष्ट्रपति के नजर में वह विधि का ज्ञाता हो। तो पहली शर्त तो है कि इंडियन होना चाहिए, विदेशी कोई हमारे देश में जज नहीं बन सकता हाई कोर्ट का। लेकिन अन्य जो तीन है वो वैकल्पिक है, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे फिर विधि विशेषज्ञ हो, तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपॉइंटमेंट की जो योग्यताएं हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये जो है आप हम लोग पिछले जो लेक्चर हम लोग पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग लेक्चर पढ़े हैं उसमें दिया गया है, मैंने उसमें बताया है। संक्षेप में मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पिछला लेक्चर जाके पढ़ लें जिसमें दिया गया, ताकि उसमें विस्तार से होगा। मैं आपको इसमें बताया था कि कुछ जो है वो कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे एक जजमेंट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 1982, फिर 1992, फिर 1998, 3 जजमेंट आया, जिसके तहत एक कोलेजियम सिस्टम का एक क्या है कोलेजियम सिस्टम, ठीक है, कोलेजियम प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। 1992 में शुरुआत हो गई, लेकिन विकसित जो हुआ है पूर्ण रूप 1998 में आया। ये तीनों जजमेंट को मैंने बड़े अच्छे से बताया है, उसको उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। कोलेजियम सिस्टम, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में होती है कोलेजियम सिस्टम से, यहाँ भी होती है। बीच में मैंने ये भी बताया था कि एनजेएसी, ठीक है, एनजेएसी बनाया गया था 1915 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो है इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता का हनन होता है, उसने खारिज कर दिया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया है, ठीक है। तो वो लागू नहीं है, आज भी कोलेजियम प्रणाली से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। इसमें एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य जज होते हैं, उसको अच्छे से आप जाके वहां देख लीजिए। अब टेन्योर ऑफ जज कितना टेन्योर होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था कि 65 वर्ष मैक्सिमम होता है। देखिए मिनिमम तो कोई एज निर्धारित नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम 8 है, हाई कोर्ट में 62 है, 62 ईयर तक हाई कोर्ट में व्यक्ति जज रह सकता है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ जज, कैसे जज को हटाया जा सकता है, देखिए या जज तो स्वयं इस्तीफा दे दे, ठीक है, इस रूप में वो हट सकता है, या जज का ट्रांसफर हो जाए, इस रूप में भी हट सकता है, या जज के ऊपर
महाभियोग लागू किया जाए। महाभियोग की क्या विधि होगी, इसके बारे में भी हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय पढ़े हैं, और उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को महाभियोग लगाया जाता है, वैसे हाई कोर्ट के जज पर भी महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि साबित कदाचार या अक्षमता, दो आधारों पर हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 लोगों का प्रतिवेदन देना पड़ता है। उसके बाद एक कमेटी गठित होती है जिसमें सीजेआई और अन्य 2 जज रहते हैं। एक जज रहता है उच्च न्यायालय का, एक सर्वोच्च न्यायालय का, और एक जो है विधि विशेषज्ञ होता है। सीजेआई होना जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोल दिया सीजेआई। तो एक सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, एक विधि विशेषज्ञ होता है। उसके बाद वो कमेटी अगर ये पाती है कि साबित कदाचार सही है, तो उस पर फिर संसद में बहस होती है, संसद में पारित होता है, बहुमत से पारित हो गया दोनों सदनों से, तो वो हट जाएगा जज। तो ये मैंने उसको बड़े अच्छे से बताया, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जज कैसे बनते हैं, क्या योग्यता होती है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, ये सारा चीजें इसमें दिया गया। ओथ जो होता है, ओथ का मतलब जो जज होते हैं वो संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 3, संविधान की अनुसूची 3, अनुसूची 3 में कई लोगों को जो है शपथ दी गई है, ठीक है। तो ये अनुसूची 3 के तहत जो हाई कोर्ट के जजों के लिए शपथ का व्यवस्था है, उसके वो शपथ लेते हैं, तभी ये हाई कोर्ट के जज मान्य होते हैं, ठीक है। और ये कौन दिलाता है शपथ? हाई कोर्ट के जजों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल का कोई प्रतिनिधि दिलाता है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का परमानेंट जज बन जाता है, तो वो क्या है, वो उस हाई कोर्ट में क्या करेगा, प्रैक्टिस यानी वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब रिटायर, जो 62 साल बाद रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद वहां प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि वो उस हाई कोर्ट में नहीं करेगा, ठीक है। सैलरी क्या होती है जजों की, इसके संबंध में जो भी सैलरी का व्यवस्था भी दी गई है, ये अभी 2018 में इसमें संशोधन हुआ है, 2018 में संशोधन हुआ, उसके तहत 2.5 लाख की जो सैलरी है वो जज की जो सीजे होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसकी है। और 2.25 2.25 लाख जो सैलरी है अन्य जजों की है। ये आप देख लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। और इसके अलावा बहुत आवास मिलता है इनको, अन्य भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, तमाम सुविधाएं इनको दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिए। ये जो है, खैर इसमें कितना सैलरी मिलती है ये बहुत ज्यादा पूछता नहीं है कहीं पर, ये आप जाने रही कितना, एक मोटा मोटा कितना क्या मिलता है, ठीक है। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बड़ा जरूरी है, और ये क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में आते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको वो अनुपस्थित रहे, यानी हो सकता है कुछ समय के लिए बीमार हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, मान लिया महाभियोग लग जाए, हट जाए, या कुछ ऐसे उनकी डेथ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके स्थान पर तत्काल रूप से राष्ट्रपति, देखिए राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति क्या करता है, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है। ये प्रावधान आपका सुप्रीम कोर्ट में भी है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था कि वहां पर एडहॉक जज बनाए जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में तो एडहॉक बनाए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में एडहॉक, ठीक है, तदर्थ, हिंदी में कहेंगे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। वहां पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो उसको पूरा करने के लिए, यानी मिनिमम जज भी ना रहे, तो उसको पूरा करने के लिए ये किया जाता है। यहाँ पे क्या है, तो 3 प्रकार के जज नियुक्त किए जाते हैं। एक एडिशनल जज, इसको हिंदी में कहा था अपर जज। एडिशनल जज तब नियुक्त किए जाते हैं जैसे वो कोई हाई कोर्ट का कार्य बहुत बढ़ जाता है, तो हाई कोर्ट के कार्य को निपटाने के लिए एडिशनल जज बनाए जाते हैं। और ये जो एडिशनल जज होते हैं,
ये 2 साल या उससे अधिक के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है। फिर एक्टिंग जज यानी वैसे ही जैसे कि कोई जज है, वो अनुपस्थित है या किसी तरह से उसकी सीट रिक्त है, तो उसके स्थान पर जज नियुक्त किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद एक चीज और है जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, एडिशनल जज, एक्टिंग जज और तीसरा कैटेगरी है रिटायर्ड जज, यानी कि जज जो रिटायर हो चुके हैं, 62 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको भी हाई कोर्ट में कार्य बढ़ने पर या किसी भी तरह से आवश्यकता होने पर लाया जा सकता है और इनको भी जो है मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, रिटायर्ड जज जो होंगे उनको उनकी सैलरी जो होगी वो अन्य जजों के बराबर नहीं होगी, बल्कि जितना जो है राष्ट्रपति तय करेगा उतनी होगी। एक्टिंग और एडिशनल जो जज है उनकी सैलरी जो अन्य जज है नियमित रूप से उनके बराबर होगी, लेकिन रिटायर्ड जज की इतनी सैलरी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन कार्य जो भी करेंगे वो और अधिकार जितना रहेगा सब सामान्य जजों के बराबर ही रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, ये आप ध्यान दीजिए। कई बार प्रेस में आया है कि कहाँ एक्टिंग जज होते हैं, कहाँ एक्टिंग जज नहीं होते हैं। देखिए, आप अनुच्छेद 225 में जो दिया गया है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, क्या क्या जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। देखिए, जब हम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, उसके पावर की बात करते हैं, तो कुछ हम कैटेगरी बना देते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है कि हम जो है उसमें कुछ उसकी मूल जुरिस्डिक्शन होते हैं, मूल क्षेत्राधिकार होते हैं, कुछ उसके एक है रिट क्षेत्राधिकार, 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है। उसके बाद अपीलेंट अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है। तो फिर सुपरवाइजरी पर्यवेक्षण के सुपर अधिकार है। ठीक है। कंट्रोल ओवर जो है हाई कोर्ट्स और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके ऊपर जो है अधीन, इनके हाई कोर्ट के अधीन ही वो होते हैं, उनका भी सुपरविजन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पहले देख लिया है। उसके अलावा एक है जुडिशियल रिव्यू जो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे तो 7 पावर हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। हाई कोर्ट के पास ये 7 पावर है। तो ये एकदम रट लीजिए, ये संविधान में भी दिया गया है, यही 7 पावर, कहीं भी लिखिए यही 7 पावर लिखिए। ठीक है। अगर आप जो है लिख रहे हैं तो यही 7 पावर लिखिए, कोई अलग से नहीं पावर है। देखिए, जहां तक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के संबंध में कोई विवाद हुआ हो या फिर कोई बड़ा विवाद, वित्तीय मामले का तहसील मामले में कोई बड़ा विवाद हुआ हो, तो उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है। कि मूल अधिकार के संबंध में कोई अगर विवाद है तो उसके संबंध में भी डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है। 226 के तहत आप देखें तो मूल अधिकारों के बारे में भी वो हाई कोर्ट डायरेक्ट जाया जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं कि हाई कोर्ट मुख्य रूप से अपीलेंट कोर्ट है, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके कम है, अपीली क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा है। ठीक है। दूसरा रिट का मतलब होता है अनुच्छेद 226 में जो दिया गया है, 226 में वो रिट है, अभी आगे 226 दिया गया है। तो रिट में क्या दिया गया है, 5 प्रकार के रिट है। देखिए, हम लोग 5 प्रकार के रिट आप एक पिछले उसमें पढ़े हैं, आप अगर जाएंगे उसमें देखेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसे बता भी देता हूँ, लेकिन जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इन रिट को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। रिट का नाम जो है क्या है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सारी रेटें हैं। ठीक है। तो इन रेटों को जारी कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है। अपीली जो क्षेत्राधिकार है, मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इनके अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की बात कर सकते हैं। एक है आपराधिक मामलों में, एक है सिविल मामलों में। आपराधिक मामलों में अगर हाई कोर्ट अगर लोअर कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो या 7 वर्ष से अधिक सजा दे दिया हो, तो वो अपने आप किसी भी बिना और किसी के बिना किसी अनुमति के वो सीधा हाई कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जो लोअर कोर्ट है उसको किसी आपराधिक मामलों में लगता है कि इसको में विधि संबंधी कोई जो निर्वचन है वो करना जरूरी है, तो वो क्या कर सकता है, उसको हाई कोर्ट में जाने के लिए रिट दे सकता है। ठीक है।
सिविल मामलों में भी यही होता है कि अगर कोई विधिक मामला है कि इसमें विधि के व्याख्या की जरूरत है, तो उस संबंध में भी अनुमति दी जा सकती है हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के द्वारा कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और नॉर्मली आप व्यवहारिक रूप से यह है कि ज्यादातर मुकदमों की अपील हाई कोर्ट में हो ही जाती है और लोअर कोर्ट उसके संबंध में अनुमति दे देता है। ठीक है। अब दो चीज है, एक चीज सुपरविजन, इसका ये मतलब है कि जो भी राज्य में जितना भी न्यायिक कार्य है सबका सुपरविजन, सबके संबंध में नियमावली बनाने के संबंध में, हर चीज के संबंध में जो क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट सारे न्यायिक संस्थाओं का क्या करता है, सुपरविजन करता है। ठीक है। वही जैसे नियुक्ति के संबंध में है, ठीक है, जो नियुक्ति लोअर कोर्ट्स में होती है या फिर कहीं पर होती है, न्यायिक नियुक्ति जितनी होती है उन सबको भी देखने का काम यही करता है। ठीक है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनकी चाहे नियुक्ति हो, चाहे उनके नियम हो, उनके चाहे जो है तरीके हो, ठीक है, उस सबके संबंध में जो इसका जो नियंत्रण है वो किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय है। इसका दो अर्थ होता है, एक अर्थ ये है कि इसका जो निर्णय है सारे जगह इससे अधीनस्थ या जितने जज का निर्णय है उससे कम जज के बेंच पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है, यानी उस पर बाध्यकारी है, वो नियम के हिसाब, नियम के अनुसार उसको मान्यता मिलती है, यानी कि इसको एज अ एविडेंस आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मतलब ये है कि इसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट अवमानना की जो है रिट जारी कर सकता है, अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा जो है कानून, चाहे वो संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ऐसा कोई कानून बना दिया है कि उससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या आधारभूत संरचना का उल्लंघन होता है, तो उस संबंध में उस कानून का रिव्यू हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें जो है जो 226 मैंने आपको बताया, 226 में रिट जाहिर करने का है। ये पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट 227 में दिया गया है। ठीक है। ये जो 228 है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इशू टू हाई कोर्ट, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हाई कोर्ट ट्रांसफर किया सकता है, तो ये उसमें संविधान अनुच्छेद में, तो मैंने इसको डाल दिया था बताने के लिए। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए जो कैसे ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, कैसे कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, क्या खर्च होगा, ये सारा का निर्धारण हाई कोर्ट ही करता है, यही इसमें दिया गया है। तो एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू सर्टेन यूनियन टेरिटरी 230 में दिया गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि कुछ ऐसे कोर्ट है जिनका जुरिस्डिक्शन कुछ यूनियन टेरिटरी में है, तो वो किस आधार पर है, अनुच्छेद 230 के आधार पर है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें एक चीज नोटिस नहीं डाला है, उसको आप समझ लीजिए, वो है एक न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। मैं डाला इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी हाई जो सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया तो उन्हें बता दिया। इसको संक्षेप में आप समझ लीजिए कि न्यायालय स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि न्यायालय का जो नियुक्ति है वो भी कोलेजियम प्रणाली के तहत हो रही है, तो उसमें भी सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायालय के संबंध में जो वेतन है वो सब क्या है, सीधा जो है संचित नीति में भारित है, उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं होता है और अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय को हटाना बहुत आसान काम नहीं है, किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए प्रक्रिया बहुत लंबी है और उसको पालन करना ही पड़ता है। इसीलिए आज तक पूरे संविधान लागे हुए आज 80 साल होने वाले हैं, आज तक
कोई भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाया नहीं गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति या संसद में भी बिना जो है उसके अभियोग के किसी जज के खिलाफ कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। बात करेगा तो उसके खिलाफ अवमानना की नोटिस हाईकोर्ट दे सकता है। इसके अलावा हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी दिया गया, 50 में भी दिया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे, तख्ती पृथक्करण का सिद्धांत है। तो इस वजह से हमारा हाई कोर्ट काफी स्वतंत्र है। जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, वैसे हाई कोर्ट भी स्वतंत्र है। तो अब आगे हम लोग फिर आगे मिलेंगे। अब संविधान के किसी टॉपिक पर बनाऊंगा, और आप लोग इसको जैसा भी लगे इस लेक्चर को जरूर कमेंट करिए, और हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।